वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आज भी हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से और साथ ही साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत ने आज भी मॉडल टाउन में इस मसले पर बात तो की है और इस चीज़ की तरफ कंसर्न शो किया है कि आवाम बहुत डिस्टर्ब हैं इन बिलों की वजह से, लेकिन हुकूमत इकदामात कितने कर रही है, दीगर सियासी जमातों का क्या रोल है इस अहम अवामी मसले पर, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको आवाम लेकर आती है असम्बलियों में और वो उनके मसाइल को रिजॉल्व करते हैं। अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। ये बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मौका दिया। पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बिल्कुल माजरत के साथ, मेरे गलती हो गई मुझसे। आफ्ताब साहब, हम बात कर रहे थे पहले तैमूर तालपुर साहब से और उनका ये कहना था कि अब शिफ्ट ऑफ एनर्जी होना चाहिए। अगर बिलों का मसला है कि इलेक्ट्रिक है या वापडा है, लेस्को है, जितने भी इदारे हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और रिजॉल्व नहीं हो रहा ये मसला, तो अब सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए तो मसला हल हो सकता है। आपके नज़दीक क्या यही मामला है? ऐसे ही ये एनर्जी क्राइसिस हल होंगे या फिर हुकूमत के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान मजीद भी होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास कोई अल्टरनेटिव प्लान नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब आप एक आईपीपी जो है उनको आप अरबों रुपया, सालाना अरबों रुपया दे रहे हैं, अगर वो जो बिजली प्रोवाइड भी नहीं कर रहे और उसको खत्म करने की तरफ कोई बात नहीं करता, इसलिए कि उसको खत्म करने की बात कोई नहीं करता। वो आपको ये चक्कर देते हैं कि जी एनर्जी, कोल एनर्जी पे चले जाएं, विंड पे चले जाएं, इस पे चले जाएं, इसलिए कि उनके सरप्लस से आला जो है वो सारे उसके बेनिफिशरी हैं। अच्छा जी, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई और भी हो, आप पूरी उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, आप उसकी तहकीकात कराएं, सामने लेकर आए कि कौन कौन इसका बेनिफिशरी है। मैं आपको आज ही की बात बताता हूँ कि मेरे पास 3 बिल आए। मेरी एक 3 शॉप्स हैं, छोटी छोटी सी, वो मैंने तोड़ी नहीं है। उनको बनाने के चक्कर में मौका नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, सही जो बात है उसको बनाऊं। तो उसका यूनिट आ रहा है 0 और बिल आ रहा है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप देंगी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये बिल। आफ्ताब साहब, आपने उन दुकानों का कितना बिल बताया जो आप इस्तेमाल भी नहीं कर रहे? 0 यूनिट हाँ और 2000 रुपए बिल। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आप इस्तेमाल करें ना करें, जो है ये जो टैक्सीज है, फलानी चीज है, ये 2000 रुपए आपके आ जाएगा। ये कि कचरे का बिल भी जो है ना आप इलेक्ट्रिक बिलों के साथ लगता रहेगा। बिल्कुल दुरुस्त। या तो फिर इलेक्ट्रिक वालों को बोल देना चाहिए या दूसरी कंपनियां जो भी इलेक्ट्रिक की उनको बोलना चाहिए कि घरों से कचरा भी उठा के साथ ले जाए करो भाई। लेकिन क्या है कि हम संजीदा नहीं है। आज यकीन करें कि चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो, आवाम इस हद तक परेशान है कि मुझे डर लगता है कि अगर हम रोडों पे निकलेंगे किसी पार्टी का नाम लेकर तो लोग हमें मारना ना शुरू कर दें। ये तो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि अगर कोई भी जमात इलेक्ट होकर आती है और वो आवाम के मसाइल को हल नहीं करती, निगलेक्ट करती है, उल्टा उसमें इजाफा होता है, तो फिर वोट देगा किसको? यही तो सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि जब लोगों का एतमाद उठ जाएगा, लोग वोट ही नहीं डालेंगे। अभी भी आपको पता है हमारे यहाँ मैक्सिमम वोट पड़ते हैं 40%, 35%, 40%। ये इस दफा हुआ है कि फॉर्म 47 पे 100+ % भी वोट मिले लोगों को। 100+% भी लोगों को वोट मिले। तो लेकिन ये कि नॉर्मली जो है आपको पता है कि वोट कास्ट होता है, जब 45-40% हो तो हम कहते हैं बड़ी ठीक वोट कास्टिंग हुई है, अच्छा टर्न आउट है। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर अब ये इससे भी लोगों का दिल भर जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर तो इसलिए कि फिर तो तुरंतबाजी कर लेनी चाहिए। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है कि भाई बैठ जाओ, तुरंतबाजी कर लो कि पीटीआई की आ गई है 5 साल की बारी है, या नून लीग की आ गई, पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आफ्ताब साहब, आपको लगता है कि ये जो बिलों में इजाफा होता है, ये जितने भी वसाइल, अभी रिसेंटली IMF के साथ बात भी हुई है, तो ये IMF प्रोग्राम के तहत ही होता है? IMF हमसे चाहता है कि रेट्स में इजाफा किया जाए, 2 रुपए यूनिट, 5 रुपए या 10 रुपए यूनिट बढ़ा दिया जाए और हम बाउंड हैं कि उनकी उन टर्म्स पे हमें काम करना है, क्योंकि हमें तो अपने मुल्क को चलाने के लिए कर्ज तो चाहिए बहरहाल। मैं तो ये कहता हूँ आप यकीन करें, कौम को बोले कि भाई खुदा के लिए हमारी IMF से जान छुड़ा दो, लेकिन वो कौम को एतमाद ही नहीं हम पर।
क्योंकि पहले भी हमने मुल्क संवारो कर्ज उतारो में मुहिम चलाई थी, लोगों ने अपने जेवर उतार के भी दे दिए, आपने भी यकीनन कुछ ना कोई सैलरी दी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा कंट्रीब्यूशन, सबने किया। कहाँ दिया? तो पता चला कि जी वो खरे महल खरीद लिया, किसी ने लंदन में कोई फ्लैट खरीद लिया, किसी ने कुछ। तो अब आवाम के पास अब जितना मर्जी चले जाए, लेकिन आवाम को एतमाद नहीं रहा सियासी पार्टियों से, ये एक हकीकत है। और इसमें सिर्फ एक वाहिद उम्मीद जो नजर आती है वो आती है खान साहब की। अगर खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट बाहर नहीं है इस मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पाकिस्तान को बेहतर कर सके, लेकिन उनको आज़ादी से काम करने दिया जाए, तो मुदाखलत ना की जाए। तो ये आज़ादी जो होती है ये एक सिंगल शख्स को तो नहीं दी जा सकती ना सर, बाकी भी जमातें बैठी हुई हैं, चाहे वो अपोजिशन में होती हैं, तो मिलजुल कर सबको अगर आप मुल्क को आगे लेके जाने की बात करें तो वो क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, या फिर आप समझते हैं कि जो फर्द वाहिद है वही सब कुछ ठीक कर सकता है? नहीं, फर्द वाहिद नहीं। देखिए, स्टार्ट तो कहीं से करना होगा ना आपको, लेकिन होगा ये कि सारी सियासी पार्टियां अपना रोल अदा करेंगी, वो असेंबली के अंदर बैठेंगी, वो तनकीद को तनकीद करेंगी, बराए तनकीद नहीं करेंगी, अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगी, ताकि फिर लोग जो है वो देखेंगे कि भाई हमारा जो मुंतखब नुमाइंदा है वो हमने कितना मिलता जुलता है, हमारे अंदर रहता है कि नहीं रहता है, ये आता है, नारे लगाता है, वादे करता है, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कि जब तक आप देखें ये दुनिया तरक्की इसी सूरत में की है, आपने कहीं भी उठा के देख लें, कहीं मार्शल ने, कहीं डिक्टेटरशिप ने, कहीं इस तरह वन पार्टी ने कहीं तरक्की नहीं की। जहाँ पे जमहूरियत मजबूत है वहाँ पे उस मुल्क ने तरक्की भी की है। लेकिन आपके ख्याल में अगर आप बानी पीटीआई की बात ही कर रहे हैं तो चलें आपसे यही पूछ लेते हैं कि हुकूमत के पास तो, इस हुकूमत के पास तो अभी कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, कोई तजावीज़। एक जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया, धरना भी दिया, वो बैठे भी बहुत से दिन, 14 दिन तक, अभी तक कोई हमने रिजॉल्व नहीं होता हुआ देखा ये मैटर। तो आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई के पास क्या इस चीज़ का को हैंडल करने का, टैकल करने का कोई ऐसा सीक्रेट प्लान है कि वो इसको रिजॉल्व कर देंगे आकर फौरन से? अच्छा देखें, सीक्रेट प्लान तो कोई नहीं होता। जो सीक्रेट प्लान की बात करता मैं समझता हूँ वो कौम को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा। सिंपल बात यह है कि कौम को एतमाद होना चाहिए। अगर कौम एतमाद करेगी, इमरान खान आकर बाहर ये कहेगा कि जी आप मेरे साथ खड़े हो, हैं हम मुश्किल वक्त गुजारेंगे लेकिन अपनी जान छुड़ा लेंगे इन सबसे, तो पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी। इसलिए कि पाकिस्तानी कौम ने उनको माजी के तजर्बे में देखा। उन्होंने जब चंदा मांगा और शौकत खानम के लिए तो बना के दिखाया शौकत खानम। आज तीसरा शौकत खानम कराची में बन रहा है सबसे बड़ा। इसी तरह उन्होंने जो भी वादे किए, लेकिन जब उनको काम करने की इजाजत नहीं होगी, मदाखलत होगी, और फिर ये हमें तो आपको पता है ये 2 साल कोरोना के भी मिल गए, उसके बावजूद हमने हम संभाल के रखी माशी सूरत हाल को है। तो अगर हमें एक पूरा मौका दिया जाए, खान साहब को पूरा मौका दिया जाए, तो यकीन करें कि आप मैं ये ईमानदारी की बात कर रहा हूँ कि आवाम बिल्कुल खान साहब के साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर किसी और को भी मौका मिलता है तो उससे पहले ये वादा किया जाए कि भाई सारी जायदाद बेचोगे, सारे महलात बेचोगे, सारी इंडस्ट्रियां बेचोगे जो आपकी सोच से बाहर हैं, फिर हम आपको वोट भी देंगे, आपको अपने सर का ताज भी बनाएंगे। लेकिन अगर आप चेयरमैन पीटीआई के दौरे हुकूमत की बात करते हैं तो सर वो दौर भी कोई इतना आइडियल दौर नहीं था। चले ठीक है, हम कोविड की भी बात करते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आए थे, इकनॉमिकली भी आए थे, हमारी मईशत भी डूब रही थी, बहुत सी इंडस्ट्रीज, बहुत से काम बंद हो गए थे। लेकिन आपको लगता है कि अभी की जो हुकूमत है वो इकोनॉमी के लिए कोई काम नहीं कर पा रही IMF के पास जाने के बावजूद? अच्छा देखिए, जैसे आपने हमारे 3 साल दौर की बात की, तो आप अपनी ईमानदारी से बोलिएगा, बताइएगा अवाम को भी कि जी उस वक्त के हालात, इतने मुश्किल हालात के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर एक वबा आ गई थी, लोग बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमी ढह गई थी, उसमें पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल कैसी थी। उसके बावजूद क्योंकि कुछ पला नहीं थी, आज सारी दुनिया एक्सेप्ट भी करती है कि ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह टक्कर किया इन सारे हालात को। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, बात ये है कि आपको अगर 5 साल बगैर मुदाखलत के सही तरीके से काम करने दिया जाए, जिस तरह के माजी में इनको मिला, आपको पता ही है, आपके सामने है कि कानून लीग के अंदर क्या हुआ, देशवादी के दौर में क्या हुआ, सारे हालात। लेकिन ये दूसरे दिन की फ्लाइट लेकर अगर मुल्क से बाहर ना जाए और वहां पर जाके अपना इलाज ना करवाएंगे कि 1 घंटे बाद मर जाएंगे, लेकिन इसलिए इनको फौरी वहां पहुंचाना है। तो अगर पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाए होते
और इनकी पाबंदी हो सब पर। मैं तो आज आपके सामने भी ये बात करता हूँ कि हम पर पाबंदी लगा दी जाए, है चाहे वो सिविल इदारे हो, चाहे सिविल ना भी हो, जो भी इदारा हो, उसके सरबराह या उसके रिटायर्ड मुलाजमीन सरकारी वो 2 साल तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उनका नाम ECL पे डाल दिया जाए। तो फिर ये है कि वो जब पाकिस्तान में रहेंगे तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है, जवाबदेह तो होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आफ्ताब जहांगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अभी हुकूमत इन तमाम तर मैटर्स को लेकर उस तरह से सीरियस नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, और उनके नज़दीक उनकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इन मसाइल को हल कर सकती है। लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल आंसर है सच नज़र नहीं आता, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है और दूसरी जमात जो इस वक्त हुकूमती जमात है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि बहुत से क्राइसिस उस वक्त के दौरे हुकूमत में स्टार्ट हुए थे जिनको अभी तक टैकल नहीं किया जा सकता, उस तरह से इंगेज नहीं किया जा सका। खैर, शो में भी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विसेज के हवाले से कि पाकिस्तान में फायरवॉल का क्या मसला है और इसकी वजह से कौन कौन से लोग सफ़र कर रहे हैं, इसका हल क्या है और कब तक हमें इस अजियत के साथ रहना पड़ेगा। स्टे विद अस।